मेरा नाम कुशल है। मैं गांव में रहता हूँ। मैं बीए की परीक्षा देकर रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत रोमांचक और असाधारण है। अंत तक ज़रूर सुनिए। मेरे परिवार में मेरे माँ, पिताजी और एक छोटा भाई है। भाई हाई स्कूल में पढ़ता है। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते हैं। हम लोग रेलवे के 3 कमरे के एक क्वार्टर में रहते हैं। मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, जिनकी बेटी की शादी होने वाली थी, जिसमें चाची ने मेरी माँ को 1 महीने पहले ही बुलाया था, क्योंकि जिम्मेदारी वाला सारा काम मेरी माँ को ही संभालना था। मेरी माँ भी दिल्ली जाने को तैयार थी। माँ के साथ मेरा छोटा भाई भी जाना चाहता था। उसे दिल्ली बहुत भाता था। लाल किला और कुतुब मीनार देखना चाहता था, किंतु समस्या यह थी कि माँ के जाने के बाद मेरे और पिताजी के लिए खाना कौन बनाएगा। मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मेरी माँ ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया। मेरे मामा जी की छोटी बेटी कविता इंटर की परीक्षा देकर बैठी हुई थी। मेरी माँ मामा के गांव गई और कविता को अपने साथ ले आई। कविता घर के काम काज में बहुत निपुण थी, बहुत चंचल भी थी। किचन का काम करने के बाद भी शांति से बैठती नहीं थी। गप मारने में भी बहुत माहिर थी। कविता बहुत सुंदर भी थी। उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष की थी। वह सुंदरता के साथ ही हाजिर जवाब भी थी। तो 3 दिनों में ही हम दोनों भाइयों से घुल मिल गई थी। कोई भी बात निडर होकर बोलती। बातचीत के क्रम में वह कभी कभी मेरे कंधे पर अपना हाथ रख देती, जिससे मैं थोड़ा असहज हो जाता था। हंसी मजाक में तो कभी कभी मेरे पीछे से लटक जाती थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था। उसे कंप्यूटर सीखने की बड़ी इच्छा थी। मेरी माँ के साथ इसी शर्त पर आई थी। माँ ने कहा कि कविता को कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन करा दो। मैं भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था, इसलिए मैं भी कविता के साथ एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। हम दोनों घर से 11 बजे निकलते और 3 बजे तक घर वापस आ जाते, पर पीछे सट कर बैठती थी, जिससे उसके दोनों स्तनों का दबाव मेरे पीठ पर महसूस होता था। उसे 1-2 बार ठीक से बैठने को बोला तो बोलती, क्या हुआ भाई, किसी गैर के साथ तो नहीं बैठी हूँ। मैं निरुत्तर हो जाता। 2 दिनों के बाद माँ और छोटा भाई दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। माँ जाने के बाद कविता घर में पारदर्शी आगे से अद्भुत खुला नाइटी पहन लेती थी, जिससे उसके दोनों ऊपर साफ साफ दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि मुझे जानबूझकर दिखाने के लिए नाइटी पहननी होती। तब मैं उसकी ओर देखता भी नहीं था और उसे मना भी नहीं कर पाता था। पापा जब ड्यूटी से आते तो ऊपर से दुपट्टा रख लेती थी। एक दिन कंप्यूटर स्कूल से लौटने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और कविता नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। मैं माँ से बात करना चाहता था। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मैं सोचा कविता के मोबाइल से बात कर लेता हूँ। मैं कविता के कमरे में उसका मोबाइल लेकर बात करने का प्रयास करने लगा। उससे पासवर्ड पूछा तो बता दी। उसके मोबाइल में कई गंदी फिल्मों का नोटिफिकेशन देखा तो मैं दंग रह गया। मैं
चुपचाप उसका मोबाइल जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया। वॉशरूम से आने के बाद कविता चाय बनाने गई। मेरी चाय मेरे कमरे में रख गई और खुद अपने कमरे में पलंग पर बैठकर चाय पीने लगी और मोबाइल पर बिजी हो गई। मैं कुछ देर बाद धीरे से उसके कमरे में गया और उसके पीछे खड़ा होकर देखने लगा। बड़े चाव से एक गंदी फिल्म देखने में व्यस्त थी। उसे मेरे उसके पीछे होने का पता ही नहीं चला। अचानक मुझे खांसी हुई तो कविता डर गई और मोबाइल छिपाने लगी। मुझे डांटते हुए बोली, भाई इस तरह छुप छुप कर मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? आजकल कौन लड़का लड़की ये सब नहीं देखता है। मैं निरुत्तर होकर अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा, कविता बात तो सही बोल रही थी परंतु बताता कोई नहीं है। कभी कभी मैं भी तो देखता हूँ। अगर कविता देख ही रही थी तो कौन सा बड़ा अपराध कर दी? मैं उसकी जासूसी करने ही क्यों गया था? मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे अपने कमरे से निकलने का जी नहीं कर रहा था, परंतु कविता बिल्कुल नॉर्मल थी। अपने कमरे से निकलकर किचन में बिजी हो गई। थोड़ी देर के बाद कविता मेरे कमरे में आई और बोली, भाई क्यों मुंह लटकाकर बैठे हो? आओ किचन में मेरी थोड़ी मदद कर दो, कम से कम सब्जी ही काट दो। लेकिन मैं कविता का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच पापा ड्यूटी से आ गए। कविता पापा के लिए चाय पहले से ही बना चुकी थी। पापा को चाय देने उनके कमरे में गई। पापा ने कविता से पूछा, बेटा चिकन बनाना आता है? कविता ने हाँ कहा तो पापा ने मुझे पुकारा और चिकन लाने के लिए पैसे दिए। मैं चिकन लाने चला गया। मेरे पापा को रोज शाम को शराब पीने की आदत थी। उनकी इस आदत के खिलाफ माँ ने बहुत बार आंदोलन किया। पापा पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में माँ हार गई। पापा में एक बात खास थी कि बाहर से पीकर कभी नहीं आते थे। हाँ, अपने साथ शराब की बोतल लेकर आते थे। पीने के बाद चुपचाप सो जाते थे। किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे। कभी कभी पीने के लिए अपने एक स्टाफ को बुला लिया करते थे। मैं चिकन लाया और किचन में रख दिया। कविता चिकन बहुत स्वादिष्ट बनाई। पापा का स्टाफ आ गया था। चिकन के साथ पापा आज थोड़ा शराब ज़्यादा पी चुके थे। जैसे तैसे खाना खाने के बाद पापा अर्ध बेहोशी की अवस्था में हो गए। रात्रि के 10 बज चुके थे। मेरा खाना मेरे कमरे में कविता रख गई थी। मैं खाना के बाद बेड पर लेटा हुआ था। नींद आ रही थी। आज की घटना पर कई तरह के विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि कविता पूरी तरह से नॉर्मल थी। थोड़ी देर बाद कविता मेरे कमरे में आई। मैं बहुत डर गया। बोली, भाई उस कमरे में अकेले डर लगता है। मैं भी यहीं सो जाऊं? वह एक चादर नीचे बिछाकर सोने लगी तो मैं कहा, पलंग बड़ा है, ऊपर ही सो जाओ। कविता
पलंग के दूसरे किनारे पर गहरी नींद में सो गई। मुझे सब कुछ असहज लग रहा था। मैं बहुत देर तक जाग रहा था। नींद कब आई पता नहीं चला। सुबह लगभग 5 बजे मेरी नींद खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठा। मैं कविता को पीछे से लिपट कर सोया हुआ था। मेरा एक हाथ कविता की कमर पर था। उस हाथ को कविता पकड़ रखी थी। धीरे से उसके हाथ को अलग किया और उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। लौट कर आया तो कविता को उठाया। यह फ्रेश होकर किचन में बिजी हो गई और मॉर्निंग वॉक में चले गए। रोज की तरह मैं कविता के साथ कंप्यूटर क्लास चला गया। शाम को लौटा। आज पापा की नाइट ड्यूटी थी। खाना खाकर पापा लगभग 9 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए थे। पापा के जाने के बाद हम लोग ने खाना खाया। खाना खाने के क्रम में कविता ने कहा, क्यों भाई, बहुत शरीफ बन रहे थे। रात में तो तुम मेरे साथ कसकर लिपटे हुए थे। मैं खुद को तुमसे छुड़ाने का प्रयास करते करते थक गई थी। भाई, तुम तो रिश्ते की मर्यादा तोड़ने के लिए व्याकुल हो रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम नींद में ही कुछ याद आ रहा है या भूल गए। मैंने कहा, तो तुम जगा देती, क्यों जगाती? तो तुम बहुत शरीफ ठहरे। मैं देखना चाहती थी कि तुम बाउंड्री पार करते हुए या नहीं। मैं भी अब खुल गया। मैंने कहा कि अगर बाउंड्री पार कर जाता तो नींद में कोई पार नहीं कर सकता, तुम नीचे गिर जाती। इतना बोलकर वह हंसने लगी। कविता किचन में बर्तन साफ करने चली गई। मैं दुविधा में फंसा हुआ था कि कविता रिश्ते में मेरी बहन है, उसके साथ उल्टा सीधा काम करूं या ना करूं। अगर किसी को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। परंतु यह देखने कौन आ रहा है? घर में मैं पिताजी भी नहीं हैं। मेरे कई दोस्तों ने अपनी रिश्ते भी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए थे। मेरे पास कई उदाहरण थे। मैं दार्शनिक एक रूप से सोचने लगा कि मानव का भी अजीब अजीब समाज है। एक समाज में रिश्ते के भाई बहन में ही शादी होती है तो एक समाज में ऐसा करना भारी अनुचित माना जाता है। कविता के अकेले वक्षस्थल को देखकर आज मेरा मन भी काबू से बाहर हो रहा था। किचन से निकलकर कविता अपने कमरे में चली गई। कविता आज बहुत खुश थी, जैसे उसे आज लंबे इंतजार के बाद बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला हो। थोड़ी देर में मेरे कमरे में आई और बेखौफ मेरी गोद में बैठ गई। वो जैसे ही मेरी गोद में बैठी मेरे शरीर में सनसनी फैल गई। मेरे रगों में खून का रफ्तार बहुत तेज हो गया। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। मैं लाइट ऑफ करना चाहता था तो उसने मना कर दिया। अब हम दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण और प्यार के साथ जिंदगी का अद्भुत नया सुखद रात भर एक दूसरे को देते और लेते रहे। कविता मेरे हर कदम का स्वागत करती, पूरा सहयोग और समर्थन करती। इस नए रास्ते के हम दोनों नए राहगीर थे। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी सभी तरह के अवरोध आ रहे थे, किंतु हम सफर अगर बेहतर हो तो इन अवरोधों में भी रास्ता मिल जाता है। चलते चलते कई बार भयानक दर्द का सामना करना पड़ा। इस भयानक दर्द में मैंने अंतहीन था चरम आनंद का अज्ञात अकूत
सुखद बड़ी कोशिश और परेशानी के बाद आखिरकार हम दोनों ने मंजिल को प्राप्त कर लिया। अब सुकून की नींद आने लगी। रात्रि के चौथे पहर में मैं सो गया। सुबह 8 बजे कविता चाय लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे जगाया। पापा भी ड्यूटी से लौट चुके थे। मैं चाय पीकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। कविता किचन में व्यस्त हो गई। पापा आकर सो गए थे। हम दोनों खाना खाकर कंप्यूटर क्लास में चले गए। जब लौटने लगा तो कविता रास्ते में बोली, भाई गुलाबी रंग का बैलून खरीद लो। पहले तो मैं कुछ समझा नहीं। कविता दोबारा बोली कि मेडिकल स्टोर में मिलेगा। तो मैं समझ गया। एक मेडिकल स्टोर के पास बाइक रोका और स्टोर वाले भैया को बैलून के डब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा कि गुलाबी रंग का चाहिए। स्टोर वाले भैया ने मुझे गौर से देखा और दे दिए। मैं थोड़ा डर गया था। कविता दूर में खड़ी थी। स्टोर वाला भैया कविता को पहचानने का प्रयास कर रहा था। हम लोग घर पहुंच गए। कविता किचन में खाना बनाने चली गई। पापा को शाम 8 बजे से ड्यूटी थी। पापा खाना खाने का टिफिन लेकर 7 बजे निकल गए। अब घर में कविता और मैं था। आज कोई खतरा नहीं था। मैं कल से ज़्यादा आज बेताब हो रहा था। खाना खाने के बाद आज कविता मेरे कमरे में आकर पलंग पर बैठ गई। कविता ने बैलून का डब्बा मांगा। बड़े प्यार से बैलून को उसके स्थान पर फिट किया जो भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। सुरक्षा के लिए सावधानी बहुत जरूरी थी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी धीमी गति से हुई, मगर कुछ ही पल बाद तेज से तेज गति पकड़ने लगा। दर्द मिश्रण भूसी की बाहर छाने लगी। रात भर कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम का सिलसिला माँ और छोटे भाई के दिल्ली से लौट आने तक रोज रात में भरपूर बेरोक टोक चलता रहा। माँ भाई के लौट आने के 1 सप्ताह बाद कविता खुशी खुशी अपने घर लौट गई, इस वादा के साथ कि भाई मेरे घर भी कभी कभी आया करो। मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेले रह जाती हूँ। मैंने आने का वादा किया। यह कहानी सबक देती है कि जवानी की चौखट पर कदम रख रहे बेटा बेटी को रिश्तेदारी के यहाँ भेजने में सावधान रहें। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।